Hello everyone. Today we are going to start our new topic of chapter 4 primary activities. Yesterday we have completed part 1 of this chapter, which was still the extensive commercial grain cultivation. Now today we are going to start from the mixed farming. Okay, as I told you yesterday that these are all the types of agriculture. Okay, primary activity, we have started this chapter with hunting and gathering, then we move towards pastoralism, and then this is the agriculture and their types of agriculture. Now in mixed farming, what is this type of farming? It is mixed, the name itself clearly describing what is the meaning of the mixed farming. Okay, so it is found nearly in the areas which are very developed, because they are able to combinedly use the farming technique which involves the field as well as the livestock. So this is found in the developed parts of the world. What are the areas where this mixed farming is done? Northwestern Europe, Eastern North America, these are all the developing continent, parts of Eurasia and temperate latitudes of southern continents. So we will look at the map also. Mixed farming की characteristics क्या क्या हैं? We will see that. Mixed farming are moderate in size. Okay, so underline this thing. Mixed farms are moderate in size, and they usually crops associated with it are, what are the crops which are here is done in mixed farming? Wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and root crops. Okay, fodder crops are an important component of mixed farming. So fodder crops are generally those crops which are used by the animals, means they are only grown for the feeding of animals. So क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग. अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि कोई ऐसे क्रॉप्स जो कि एक साल में दो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि 1 ईयर में एक ही केवल क्रॉप्स नहीं हो रहे हैं. ठीक है, पहले एक क्रॉप सपोज फॉर एग्जांपल पोटैटो जो है वो ग्रो किया गया, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करके दूसरा क्रॉप भी है उस एनुअल पूरे साइकिल में, 1 ईयर के साइकिल में दूसरा क्रॉप्स भी ग्रो किया जा रहा है, उसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. एंड इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि ये क्या होते हैं कि सीरीज़ ऑफ क्रॉप्स होते हैं जो रो वाइज लगाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फील्ड है और उसमें रोज़ में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. तो जैसे एक जो पूरा लैंड एरिया है वर्टिकल, जो पूरा सीरीज़ है, यहाँ पे 1 टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो होगा, सेकंड वाले कॉलम में सेकंड टाइप ऑफ क्रॉप होगा, थर्ड वाले कॉलम में थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप होगा, फोर्थ वाले कॉलम में फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉप होगा. तो दैट इज़ अ इंटरक्रॉपिंग. तो ये मिक्स्ड फार्मिंग में होती है. तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो सकते हैं और देन इट कैन बी मार्केटेबल. नाउ इक्वल इन्फोसिस दिया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री. मतलब मिक्स्ड फार्मिंग इसका नाम है, तो इसका मतलब क्रॉप कल्टीवेशन भी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है और एनिमल हस्बेंड्री, दैट मीन्स एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना एंड उनके यूज़ वगैरह को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं. और भी जो आपको पता ही है कि एनिमल्स के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इफ़ वी आर डोमेस्टिकेटिंग देम. ठीक है, तो जैसे एनिमल्स हो गए कैटल, शेप, पिग्स, पोल्ट्री, प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद क्रॉप. तो क्रॉप के साथ साथ एनिमल्स से भी पाए जाने वाली जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग का क्या एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगता है. मतलब इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड ऑन फार्म मशीनरी, बिल्डिंग, एक्सटेंसिव यूज केमिकल फर्टिलाइजर. याद रखना है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं. ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, ग्रीन मैन्योर्स. ठीक है, और यहाँ पे फार्मर्स कोई भी अनस्किल्ड नहीं होता है, दे आर स्किल्ड. ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ों की उनको जानकारी होती है. अब आ जाते हैं डेयरी फार्मिंग. ये ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है. ठीक है, नाउ डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स. मिल्च एनिमल्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो कि कोई ना कोई आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं. मतलब वो बेसिकली ज़्यादातर वो एनिमल्स जो कि आपको मिल्क प्रोवाइड करवा सकते हैं. ठीक है, सो दे आर नोन एज द मिल्च एनिमल्स. नाउ इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव. ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए कॉस्ट ऐड करते हैं, वो है एनिमल शीट जो भी ज़रूरत होती है, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फूडर. फूडर क्या होता है? फूड फॉर एनिमल, इतना याद रखना. फीडिंग हो गए, मिल्चिंग मशीन हो गए. अब ये इतने सारे लार्ज स्केल में अगर डेयरी फार्मिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक एक मैनुअली तो करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी मिल्चिंग मशीन. ठीक है, फॉर दी मिल्चिंग प्रोसेस.
तो ये सारे डेयरी फार्मिंग के कॉस्ट में ऐड होता है। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कैटल ब्रीडिंग पे, ठीक है, हेल्थ केयर पे, वेटेरिनरी सर्विसेज पे, मतलब कोई भी किसी भी टाइप की डिजीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कैटल को, तो वो क्या किया जाता है, केटर किया जाता है वो सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नाउ इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस जो भी एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं वो उनका टेक केयर करना, फीडिंग करवाना उनको टाइम टू टाइम, मिल्चिंग जो है यानी कि मिल्क वगैरह ऑब्टेन करना, तो इसीलिए लेबर की हमेशा 24/7 ज़रूरत होती है। कोई भी ऑफ सीज़न नहीं होता है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसे कोई भी अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करोगी तो जैसे शुगर केन है वो विंटर में सोइंग होती है एंड समर में हार्वेस्टिंग होती है, तो विल फाइंड कि उन लोग वो सीज़न पर्टिकुलरली होता है। लेकिन डेयरी फार्मिंग में कोई सीज़न का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, तो देर इज़ नो ऑफ सीज़न, कोई ऑफ सीज़न नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ऑब्वियस ही बात है, ये कहीं बिल्कुल अंदर इंटीरियर पार्ट्स में तो होगा नहीं, ये अर्बन एरियाज़ में होगा या इंडस्ट्रियल एरिया सेंटर्स के नियर बाई होगा, ताकि ईजिली कोई भी रॉ मिल्क जो है उसको क्लीन करके प्योर करके अर्बन एरियाज़ तक, सिटीज़ तक पैकिंग करके पहुँचाया जा सके, ठीक है, जिससे कि नेबरहुड मार्केट जो है फ्रेश मिल्क के लिए अवेलेबल रहेगा और डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनको मिलते रहेंगे। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि काफ़ी दूर से लेके नहीं जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ठंडा वगैरह करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पेस्चराइजेशन, मतलब उनको ठीक करने के लिए, उनके जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको निकालने के लिए। एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे की सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले नहीं थी, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन, प्रिजर्व करके कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी है, कितने दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है मिल्क। सो दीज आर ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर इन राइट नाउ इन डेयरी फार्मिंग, ठीक है। अभी कौन कौन से एरियाज़ में जो है ये कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। कहाँ कहाँ पे परफॉर्म होते हैं देखो, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ऑब्वियसली बात है, दे आर द रिच कंट्रीज आर देयर। सेकंड है कि कनाडा है, एंड द थर्ड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ठीक है। तो मोस्टली यूरोपियन होंगे, नॉर्थ अमेरिका कंट्री एक कनाडा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं वहीं पर होते हैं ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग। नाउ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है कि मेडिटेरेनियन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं, जैसे अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज़ यूरोप कॉन्टिनेंट। नाउ इन बिटवीन दिस टू कॉन्टिनेंट देयर इज़ वन सी, वन स्पेस गैप इज़ देयर, दैट इज़ अ सी विच इज़ द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। तो इसके आसपास जितने भी आपको कंट्रीज़ वगैरह यहाँ आसपास दिख रहे हैं, ये यूरोप के साउथ वाले एरिया में और अफ्रीका के नॉर्थ वाले एरिया में, ये सारे के सारे को क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एरियाज़। और यहीं पे जो भी एग्रीकल्चर परफॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये क्या है कि स्पेशली कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है इस मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस, जो ईदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनीशिया टू अटलांटिक कोस्ट। ये नेम्स याद रखना, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एरिया के अलावा, मतलब ये सारे एरियाज़ के अलावा भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो है वो बाकी सब जगह, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का चिले हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी, ये सारी जगहों पर भी क्या होता है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है, उसे बोलते हैं विटीकल्चर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक न्यू टर्म है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में जो क्रॉप्स जो फ्रूट्स ग्रो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया या ग्रेप्स हो गया, तो सिट्रस फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, दे आर हैविंग द लिक्विड कंटेंट इन दैट, ठीक है, लिक्विड होती है, तो ये सिट्रस फ्रूट्स हो गए। तो बेसिकली मेडिटेरेनियन एरियाज़ में यही सारे टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे विटीकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन, यानी कि एक टर्म है जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के ही अंडर में आता है, विटीकल्चर, इसका मतलब क्या है, ग्रेप कल्टिवेशन, ठीक है। ये ज़्यादातर मेडिटेरेनियन रीजन में ये एग्रीकल्चर होता है प्रैक्टिस। Best quality wines in the world with distinctive flavors are produced from high quality grapes in various countries of this region। तो यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और बेस्ट ग्रेप्स जो हैं मतलब हाई क्वालिटी ग्रेप्स का यूज़ किया जाता है। और जो इन्फीरियर यानी कि जो ग्रेप्स जिनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उन्हें ड्राई करके या तो रेजन्स में कन्वर्ट कर देते हैं या क्योरेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम ड्राई फ्रूट्स में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स। ऑलिव्स एंड फिग्स एक टाइप का ट्री है जो कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज़ दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर। सबसे से ज़्यादा जो वैल्यूएबल फ्रूट्स हैं या क्रॉप्स हैं, कोई भी चीज़ वेजिटेबल, वो मेडिटेरेनियन रीजन में अगर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में ही होते हैं। अब विंटर में क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा मेडिटेरेनियन वाले एरियाज़ में
वेस्ट से हमेशा वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो विंटर रेनफॉल जो होती है मेडिटेरियन सी में काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ही इस सीज़न में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है। इसकी जो मार्केट है वो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में आते हैं। मार्केट गार्डनिंग क्या होती है, दे स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सोली फॉर द अर्बन मार्केट, ठीक है। अब मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या है कि ये दोनों एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप होगा या एक पर्टिकुलर वेजिटेबल होगा या पर्टिकुलर फ्रूट होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, मिक्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे के सारे क्रॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल ये इसका मतलब यही समझोगे, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। बेसिकली इनका सोल पर्पज़ होता है क्या, अर्बन मार्केट्स में सेल करना, ठीक है। फार्म्स आर स्मॉल, ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में फार्म्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। दे आर लोकेटेड वेयर दे आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक विद द अर्बन सेंटर, ठीक है। वहीं उसी जगह पे लिंक होंगे जहाँ पे अर्बन सेंटर है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी है, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी लो। नाउ ये ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, इरीगेशन हो गया, HYV सीड्स हो गया, HYV का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स, जहाँ पे कोल्डर एरियाज़ हैं तो वहाँ पे हीटिंग या ह्यूमिडिटी वगैरह पहुँचा करके इस एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का एग्रीकल्चर है जो कि वेल डेवलप्ड है उन एरियाज़ में जो कि काफ़ी पॉपुलेटेड है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हो गया, यूरोप का हो गया, US का हो गया, मेडिटेरेनियन रीजन का हो गया, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये एरियाज़ में ये हॉर्टिकल्चर होते हैं। द नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप स्पेशली ट्यूलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप। नीदरलैंड का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये क्या है, फ्लावर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये कंट्री जो ग्रो करता है स्पेशली ट्यूलिप एक टाइप का फ्लावर है, ठीक है, जो कि येलोइश कलर का होता है बेसिकली, आप देखोगे जनरली। सो ये यूरोप की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अब देखो ट्रक फार्मिंग एक टाइप का वर्ड है जो कि आ गया है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जो कि केवल और केवल वेजिटेबल पे फोकस करता है, ये याद रखना, ठीक है। अब ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है कि एक ऑब्वियस सी बात है, ट्रक फार्मिंग लिखा है तो ट्रक का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब इस ट्रक का काम ये होता है कि द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाई द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग, ठीक है। मतलब एक रात में वो जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा उतने डिस्टेंस के अंदर वो उस ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह वेजिटेबल्स को पहुंचाना है, ठीक है। मतलब उसके पास ड्यूरेशन है 1 नाइट, ठीक है। इसमें ये साफ साफ लिखा है अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, ठीक है। कि जैसे मान लो इवनिंग के टाइम में वो अगर वो ट्रक निकला वेजिटेबल के साथ और नाइट की जर्नी उसने कवर करके नेक्स्ट डे दे आर अवेलेबल फॉर सेलिंग पर्पस, तो ये इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। Now, in addition to market gardening, a modern development in the industrial regions of Western Europe and North America is factory farming, ठीक है। इसी तरीके से एक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, उसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। लाइव स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल rearing is done in stalls and pens fed on मैन्युफैक्चर्ड फीडस्टफ्स एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। जो पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गया, जो हमने ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग में पढ़ा है, तो वो भी यहाँ पे परफॉर्म होता है, ठीक है। वो भी कहाँ पे परफॉर्म होता है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में, लेकिन वो स्टॉल्स में होता है, मतलब कि एक टाइम पीरियड पे होता है, मतलब ऐसा ही सब एक साथ हो जाएगा। और पेंस मतलब स्टॉल्स एंड पेंस मतलब कि एक छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है, ठीक है। मतलब ये परफॉर्म किया जाता है पोल्ट्री या लाइव स्टॉक एक्टिविटी, ठीक है। और केयरफुली ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कोई भी डिजीजेस वगैरह कैच ना कर ले उस एनिमल को। दिस रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मशीनरी फॉर वेरियस ऑपरेशंस। ऑब्वियसली बात है कि इसमें कैपिटल यानी मनी की रिक्वायरमेंट है ताकि मशीनरी वगैरह लगाया जा सके। वेटरनरी सर्विसेज एनिमल की हॉस्पिटैलिटी के लिए ज़रूरी है, हीटिंग और लाइटिंग, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग इज ब्रीड सेलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। ब्रीड सेलेक्शन मतलब वो सारे एनिमल्स ही वो डोमेस्टिकेट करेंगे जो कि उनको फ्यूचर में उनको लग रहा है जो फ़ायदे पहुंचाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी एनिमल्स वो नहीं लेकर आएंगे जो कि वेस्ट हो, ठीक है, वेस्टफुल हो, वो वही लेकर के आएंगे जो कि उनके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। और साइंटिफिक ब्रीडिंग यानी कि साइंटिफिक तरीके से वो जो एनिमल है उसको वो लोग वहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है, एंड उससे जितने भी प्रॉफिट है वो ऑब्टेन करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो भी कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है जिसे फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाई द वे इन विच फार्मर्स ओन देयर फार्म्स एंड वेरियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प टू रन दिस फार्म्स। ये जो फार्मर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं, वो अपने तरीके से फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं,
लेकिन वो साथ ही साथ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को भी फॉलो करते हैं ताकि वो अपने फार्म को रन कर सकें, मतलब गवर्नमेंट को फंडिंग वगैरह देती है, ठीक है। तो उस टाइप के जो एक है वन टाइप ऑफ फार्मिंग वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये भी एक टाइप का एग्रीकल्चर है, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव का मतलब आप ये समझोगे कि सिंपल कोऑपरेटिव मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं वो कोऑपरेटिव तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने ही रिसोर्सेज को वॉलंटरी यानी कि अपने ही पैसे वगैरह जुटा उटा के वो लोग क्या कर रहे हैं, उस फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। मतलब एक इंडिविजुअल का फार्म और उसके लिए कोई डिसीजन पे ज़्यादा नहीं रिलाई होकर के वो लोग एक कोऑपरेटिव वे में क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। जैसे मान लो कि एक 4 फार्मर है, चारों के पास किसी के पास 2 एकड़ ऑफ लैंड है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। तो ये सारे ही अपने क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज जो भी उनके एग्रीकल्चर फील्ड एरिया है उसको कंबाइन करके और उसमें एग्रीकल्चर करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स टू प्रोक्योर ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। इससे उनके फायदे क्या मिलते हैं कि एक दूसरे को वो हेल्प कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल नीड हो तो वो कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी के पास कोई इनपुट नहीं है यानी किसी के पास कोई टूल नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो वो दूसरे का हेल्प कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से उनकी कॉस्टिंग जो होती है काफ़ी कम हो जाएगी। कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड ओवर अ सेंचुरी अगो एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की गई है देन इंडिया में या कहीं भी ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज़ में वो फिर ऑपरेट हुआ है, ठीक है। जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, इन लोगों ने पहले से ही कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो चलाया और फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। डेनमार्क में द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल है डेनमार्क कंट्री में, जो एक यूरोपियन कंट्री है, कि वहाँ पे फार्मर जो है वो क्या है, एक फार्मर जो है वो कोऑपरेटिव का पार्ट है, ठीक है, वो उनसे अलग नहीं है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में एक कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की गई, एक टाइप ऑफ डेयरी फार्मिंग है, दैट इज़ अमूल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वहाँ पे भी क्या है कि जो आनंद मिल्क एंड यूनाइटेड जो उनका ग्रुप है, तो पूरा अमूल का फुल फॉर्म है वो, तो यूनाइटेड लिमिटेड है। तो ये क्या है कि आनंद जो एक जगह है वहाँ पे पहले एक ही मिल्कमैन जो है वो काम करता था और इधर उधर जा करके सेलिंग करता था। नाउ उस फार्मर ने धीरे धीरे करके क्या किया, धीरे धीरे करके लोगों ने और भी जो मिल्कमैन है सब ने मिल करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और फिर धीरे धीरे करके वो उस एरिया में जो है वो क्या हो गए, पॉपुलर हो गए एंड दे कैन मतलब कैप्चर कर लिया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का सेलिंग का जो आइडिया है, ठीक है, मार्केट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब ये गवर्नमेंट की नज़र में आया कि हाँ इतने सारे लोग हैं और इन्होंने कोऑपरेटिव फॉर्म करके और नया एक अमूल नाम से इन लोगों ने कुछ बनाया है, तो फिर इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया और दैट एंड रेस्ट ऑफ यू नो कि अमूल जो है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेलिंग किए जाने वाला डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है? अब कलेक्टिव फार्मिंग ये एक टाइप का फार्मिंग है। ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग कलेक्टिव वे में ये किया जा रहा है, कॉपरेट नहीं, कलेक्टिव। अब ये क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग और द model of kolkhoz was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the inefficiency of previous methods of agriculture and to boost agriculture production for self sufficiency। अब जो कलेक्टिव फार्मिंग का सिंपल मतलब ये है कि इसमें कोई फार्मर आकर के कलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई फार्मर आकर के कोई भी कलेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक सोशल ओनरशिप है, ठीक है, कि मतलब एक गवर्नमेंट है उसने इतना एरिया मतलब फॉर एग्जांपल 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड क्या है फार्मर को एलोकेट कर दिया है कि अब आप ये 10 एकड़ ऑफ लैंड है, अब इसमें आप कलेक्टिव वे में फार्मिंग करना शुरू करो, ठीक है। उसके लिए जो भी जहाँ से जितने एरियाज़ में जो बताया गया है कि यहाँ से ये इतने अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आने चाहिए, वही जो है वो आपको हमें वापस प्रोवाइड करने हैं, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव फार्मिंग। ये सबसे पहले यूएसएसआर में कोलकोज नाम का जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो स्टार्ट हुआ था। फार्मर यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक एंड लेबर, हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। ये फार्मर का यहाँ पे ये रोल है कि अब सारे के सारे जितने भी उनके पास लैंड एरिया है या लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल वगैरह हैं, और ठीक है वो या उसी फार्मर के पास कोई लेबर भी हैं जो उनको एम्प्लॉय किया हुआ है अपने लैंड एरिया में, वो सब एक साथ मिला देना है। मतलब दूसरे फार्मर के साथ प्रीवियस वाला फार्मर जो है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे, ये क्या करेंगे कि पूरे लैंड एरिया को एक साथ जोड़ देंगे कि हाँ मतलब इतना मेरे पास जितने भी लैंड एरिया है, आपके पास जितने भी है 4-5 सारे के सारे एक हैं, अब उसमें जैसे भी काम करना है अब करो। अब ये बेसिकली ये है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि अगर एक फार्मर अगर छोटा छोटा स्मॉल फार्म साइज़ लेकर के अगर काम करेगा तो वो अपने आप को ही बेनिफिट पहुंचाएगा, कंट्री के लिए तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है और ना ही वो सेलिंग करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में। तो ये गवर्नमेंट ने ही ये कोलकोज नाम का ये निकाला कलेक्टिव फार्मिंग कि सारे एक ही लैंड एरिया में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो भी ऑब्टेन हो रहा है क्रॉप्स जो भी निकल रहे हैं वो आपके मार्केट में सेलिंग पर्पज़ के लिए जाएंगे। हाँ ये थोड़ा सा अलाउ था वहाँ पर कि एक छोटा सा जो प्लॉट है, वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी डेली की नीड्स
जो है वो पूरी हो सके, क्योंकि आफ्टर ऑल वो फार्मर का ही लैंड है। वो अलग बात है कि वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया गया है बाई थ्रू सोशल ओनरशिप, ताकि सारे लोग एक साथ काम करके और उस जगह का एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकें। ओके, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव फार्मिंग। माइनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स का अपना मत होता है कि हाँ हम वॉलेंट्री, इसीलिए लिखा है वॉलेंट्रीली हम ये सारे जो हम मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टिव में क्या होता है, सोशल ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है और उसने सारा लैंड को कैप्चर किया है, एंड नाउ एवरी फार्मर हैज़ टू फॉलो दैट रूल, ठीक है, एंड दे हैव टू पूल देयर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। माइनिंग क्या होती है, अब माइनिंग भी लास्ट टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी है जो इस चैप्टर में बताया गया है। माइनिंग का सिंपल मतलब यही होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई भी मिनरल्स को हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं अपने कोई भी यूज़ के लिए, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क या इंडस्ट्री के लिए ही यूज़ होता है। तो क्या है, माइनिंग जो है वो द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी स्टेजेस, ठीक है। कॉपर एज से लेकर के आयरन एज तक हम देखते आ रहे हैं कि मिनरल का काफ़ी तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। जो मिनरल्स हैं एंशियंट टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स लोग बनाने में काम लाते थे, या यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह बनाएंगे, या वेपन बनाएंगे, कोई भी हथियार बनाएंगे, ठीक है। अब उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में अराउंड 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वर्ल्ड में फैल गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। नाउ इसका जो इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। अब मिनरल्स की जो है केवल बर्तन बनाने में, टूल्स बनाने में या फिर कोई हथियार बनाने में ही काम नहीं आएगा, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों में अब काम आ रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्पेशली, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे माइनिंग एक्टिविटी की जा सकती है, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में 1 और 2 ही दिए हुए हैं पॉइंट्स, वी विल सी दैट, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन डज डिपेंड ऑन 2 मेन फैक्टर्स, ठीक है। 2 तरीके से माइनिंग का हम प्रॉफिट देख सकते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ का। पहला है फिजिकल फैक्टर, मतलब वो साइज़ क्या है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर मतलब साइज़ ऑफ द एरिया क्या है, कितना लैंड एरिया है जहाँ से माइनिंग की जा रही है। ग्रेड क्या है, मतलब उस जो मिनरल निकल के आ रहा है वो क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, और वो क्या यूज़ है उसका। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, मतलब किस तरीके से हम निकालेंगे वो मिनरल को, वो डिपेंड करता है। देखो सेकंड क्या है इसका, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब मनी से रिलेटेड है। ये मिनरल की डिमांड है या भी नहीं है, ठीक है। जैसे आयरन और अगर माइनिंग कर रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं या कोल निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी काफ़ी डिमांड है, तो वो हम करेंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या इसको निकालने के लिए, एंड यूज्ड कैपिटल, यानी कि टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर कॉस्ट। तो क्या यहाँ पे कितना कैपिटल जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लेबर है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसको भी देखा जा सके। ओवरऑल मनी कितना इन्वॉल्व है इस मिनरल को अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो, ठीक है। नाउ कुछ मेथड्स दिए गए हैं माइनिंग के, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ ऑकरेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके से, जिस तरीके से निकाले जाते हैं वो मोड को, और उस ओर मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर दी मिनरल, ठीक है। मतलब जैसे आयरन ओर है तो आयरन ओर में से ओर निकाल के वो क्या करेंगे, आयरन फाइनली क्या करेंगे, इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। और ओर क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को साइड कर देंगे। कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए कॉपर ओर पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ओर उसमें से पहले निकाल के कॉपर को फाइनली यूज़ किया जाता है। तो उस तरीके से माइनिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सरफेस है और एक अंडरग्राउंड माइनिंग है। अब इसमें से जो सरफेस माइनिंग है उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। दिस इज द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट ऑकर क्लोज टू द सरफेस। ये कैसा ओपन सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग मतलब जो ऊपर से ही मिनरल निकाला जा रहा है, मतलब थोड़ा सा मीटर अगर आप नीचे जाओगे अर्थ सरफेस के तो आपको ईजिली मिल जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है मिनरल का लाइमस्टोन क्या है कि ये मिनरल काफ़ी ऊपर में कुछ ही दूरी पे जाने से आपको लाइमस्टोन मिल जाता है, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ जो काफ़ी सरफेस के एकदम क्लोज पाए जाते हैं। ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड। ऑब्वियसली बात है काफ़ी नीचे तक नहीं जाना होगा, काफ़ी लेबर और काफ़ी ज़्यादा उनको जो प्रेशर है वो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको पता ही है अर्थ के इंटीरियर का काफ़ी ज़्यादा होता है। सरफेस में मिल जा रहा है तो उनके कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। आउटपुट इज़ बोथ लार्ज एंड रैपिड, मतलब आउटपुट जो उसका निकलता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है और काफ़ी जल्दी होता है। जल्दी इसलिए क्योंकि ईजिली सरफेस के आसपास में ही सरफेस पे ही आपको वो मिनरल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, तो ज़्यादा डीप वहाँ पे आपको डीप डग करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, अब सरफेस के ऊपर नहीं बोल के नीचे, यानी कि काफ़ी नीचे डीप में अगर माइनिंग या मिनरल्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, या उसका दूसरा नाम है शैफ्ट मेथड, ठीक है। शैफ्ट मतलब सिंपल यही होता है कि कोई भी जैसे मशीन है
जैसे लिफ्ट है, फ्लैट वगैरह में लिफ्ट होता है, लिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता है कि नीचे जैसे ही वो जाता है, नीचे जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं, रेसिडेंट्स लोग हैं, वो उसके अंदर चढ़ते हैं और वो अपने उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं जैसे जैसे वो ऊपर आता रहता है। तो शाफ्ट एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है जो बिल्कुल नीचे तक भेजा जाता है, ठीक है। नीचे तक भेज करके जो भी आपको जो भी मिनरल्स वगैरह वहाँ पे उनको दिख रहे हैं, वो वहाँ पे पहले इस शाफ्ट यानी प्लेटफॉर्म पे के मशीन के थ्रू वहाँ से ऑब्टेन करेंगे, मतलब वहाँ पे रखेंगे और ऊपर की ओर लेकर के आएंगे, ठीक है। नाउ दिस हैज़ टू बी यूज्ड अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए शेफ्ट मेथड ही यूज़ होता है। इन दिस मेथड वर्टिकल शेफ्ट हैज़ टू बी संक। वर्टिकल शेफ्ट मतलब एक लंबा सा जो शेफ्ट है, प्लेटफॉर्म है, उसे नीचे तक लेके जाया जाता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड गैलरीज होती हैं, मतलब केव जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे रेडिएट टू रीच द मिनरल्स। वो इधर उधर क्या हो गए, लेफ्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घूमते रहेंगे जहाँ पे मिनरल हैं। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सर्फेस थ्रू दीज पैसेजेस। और मिनरल्स को इस तरीके से वहाँ से निकाला जाता है डीप इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इट रिक्वायर्स स्पेशली डिज़ाइन लिफ्ट्स। बहुत अच्छे से इसमें मशीन का यूज़ होता है, लिफ्ट की ज़रूरत होती है जो बिल्कुल स्पेशल डिज़ाइन होता है इसी पर्पज़ के लिए। ड्रिल्स, क्योंकि जब तक ड्रिलिंग नहीं होगी तब तक वो लिफ्ट को या शाफ्ट को भेजेंगे कैसे, ठीक है। हॉलेज व्हीकल्स, मतलब कितना जो लोड लेकर के आ रहा है ऊपर तक, मिनरल को ऊपर तक लेकर आ रहा है, उसमें उसके लिए चाहिए होगा कि हाँ वो एक जगह फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। तो कभी कभी ऐसा होता है, मिनरल ये थोड़ी है कि उसने देखा कि हाँ नीचे अंडरग्राउंड में शाफ्ट मशीन जो है वो आ गई है, एक काम करते हैं हम इसके ऊपर ऑलरेडी बैठ जाते हैं क्योंकि ये मिनरल की रिक्वायरमेंट है लोगों को। तो क्या होता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब शाफ्ट को नीचे अंडरग्राउंड में ले जा करके मिनरल मिल ही जाएंगे। कभी कभी लोगों को भी वहाँ पे लेबर वगैरह को भी जाना पड़ता है जिससे कि उनको वो फाइंड आउट कर पाए कि कहाँ पे मिनरल हैं, और फिर वो उनको डायरेक्शन देंगे कि इस जगह से आप वो कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सेफ्टी मेजर काफ़ी ज़रूरी होती है। दिस मेथड इज़ रिस्की, ऑब्वियसली बात है रिस्की है। पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन लीड टू फैटल एक्सीडेंट्स। काफ़ी रिसेंटली आपने उत्तराखंड में, ठीक है, और भी कुछ कुछ जगह पे आपने सुना होगा कि जब माइनिंग करने के लिए वर्कर्स जा रहे हैं तो वहाँ पे वो इस तरीके से फंस जाते हैं। वहाँ पे अगर फ्लड्स आ गए या वाटर अंदर केव में घुस गए तो, या फायर हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ द डेवलप्ड इकोनॉमीज़ आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, माइनिंग से थोड़ी सी बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। ये उनको लगता है कि ये काफ़ी, लगता है क्या, ऑब्वियसली बात है, हाई लेबर कॉस्ट लगता ही है, तो इसलिए वो काफ़ी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनिंग थोड़ा कम की जाए। वाइल द डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज लेबर फोर्स एंड स्ट्राइविंग फॉर हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना हो गया, जैसे उसके बाद इंडिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ ये माइनिंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं ईजिली अवेलेबल। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, तो हम क्या करेंगे कि मिनरल्स को ऑब्टेन करके बाहर दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे उनको प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली बात है। और वही डेवलप कंट्रीज़ ये सब काम बंद कर चुके हैं, ठीक है, मतलब लगभग बंद नहीं किए हैं पर वो उनको कम अवॉइड करते हैं, ठीक है। सेवरल कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम मिनरल्स अलोन। देखो इसका मतलब यही था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इसलिए अभी इस काम में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स ऑब्टेन किया जाए, क्योंकि वो 50% जो है उनकी अर्निंग जो होती है वो मिनरल को सेल करके ही होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो इस पर ध्यान देते हैं कि हाँ मिनरल्स को क्या है ऑब्टेन किया जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, ओके। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इसमें जितने मैप्स हैं इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। मैप्स पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं वो आपको नाम याद रहे, ठीक है। मैप पोर्शन आप ऐसे ही कर लोगे अगर आपको नेम्स याद रहेंगे, ठीक है। मैप जितना भी आ रहा है स्टार्टिंग टू एंडिंग, ठीक है, वर्ल्ड का और इंडिया का, वो एक साथ करेंगे, ये एक एक चैप्टर करके नहीं, ठीक है। नाउ वी विल कंप्लीट दिस MCQ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। सो प्लांटेशन क्रॉप को पता ही है क्या होता है, तो इनमें से वीट है जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। डेनमार्क में है, ठीक है, डेनमार्क में कोऑपरेटिव फार्मिंग काफ़ी अच्छे से, पहले ही इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेनमार्क इज द कंट्री। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट, ठीक है। तो यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो है वो प्लांटेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड। जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन, याद रखना इसको, ये सारे नाम थे जो हमने पढ़ा था। अमेजॉन बेसिन नहीं था, दैट इज द आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर अभी अभी हमने पढ़ा। विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द following is also slash and burn agriculture।
तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बाकी तो 3 कोई है ही नहीं इसमें से आसपास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही टाइप का जो क्रॉप है या एग्रीकल्चर है वो या फार्मिंग है वो किया जा रहा है। तो डेयरी में तो है ही नहीं, प्लांटेशन में भी नहीं है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में भी एक ही टाइप का होता है। मिक्स फार्मिंग इज द आंसर, डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं ग्रो होते हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक यानी एनिमल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर।